इसको हम समझते हैं इस तरीके से दो भागों में। एक हमने कहा सार्वजनिक आय होती है, सार्वजनिक आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, एक तरफ आय होगी तो एक तरफ क्या होगा? व्यय होगा। अब आय भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो सबसे पहले राजस्व आय कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं इसे, राजस्व आय। और दूसरी जो आय होती है उसे कहते हैं पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय, ये दो तरीके की सार्वजनिक आय होती है। व्यय भी दो तरीके के होते हैं, व्यय होते हैं दो तरीके के। ठीक है, कौन से होते हैं? एक केंद्र सरकार के व्यय होते हैं, केंद्र सरकार के व्यय, और दूसरे होते हैं राज्य सरकार के व्यय, राज्य सरकार के व्यय। ये दो तरीके के व्यय होते हैं, एक केंद्र सरकार के व्यय और दूसरे राज्य सरकार के व्यय। आय कौन कौन सी होती है? एक राजस्व आय, एक पूंजीगत आय। अब इनको थोड़ा सा समझना कि राजस्व आय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, और केंद्र सरकार के व्यय क्या है और राज्य सरकार के व्यय क्या है, इन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने कहा राजस्व आय और दूसरा हमने कहा पूंजीगत आय। ये क्या होता है? देखो, ऐसी आय, ऐसी इनकम जो टुकड़े टुकड़े में होती है ना, मतलब जिसकी थोड़ा थोड़ा करके होते रहती है, हर महीने जिसमें से इनकम आते जा रही है, हर महीने कह लो या हर दिन कह लो, इस तरीके से उसकी आय आते रहती है। ऐसी आय को हम क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। ठीक है, रेकरिंग नेचर जिसका होता है, मतलब रुक रुक करके जो आते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसे हम कहते हैं राजस्व आय। पूंजीगत आय किसे कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि ऐसी आय जो एक साथ इकट्ठी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं पूंजीगत आय। ठीक है, जैसे हमने अगर कोई एक प्लॉट बेच दिया, माना तो प्लॉट बेचा, माना 20 लाख रुपए का एक प्लॉट बेच दिया, तो उसका जो पैसा होगा वो इकट्ठा आएगा, बड़ी पूंजी इकट्ठी आएगी, है ना। लेकिन अगर हमने अपने घर को रेंट में लगा दिया, तो रेंट में लगाया तो उसमें क्या होगा? हर महीने उसमें से इनकम होते रहेगी, हर महीने उसकी आय आते रहेगी। तो जो रेंट की इनकम होगी वो तो कैसी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और जो प्लॉट बेचा हमने उसकी रिसिप्ट कैसे होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी। अंतर समझ आ गया? पूंजीगत आय और राजस्व आय, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि केंद्र सरकार की आय और राज्य सरकार की आय। केंद्र सरकार की आय का मतलब व्यय। अब यहाँ हम व्यय में जा रहे हैं। ठीक है, खर्चे, एक तो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं, दूसरा वो राज्यों पर जो खर्च करती है उसे क्या कहेंगे? राज्यों के व्यय कहेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी जो पंचवर्षीय योजना बनाई उसके लिए जो खर्चा उसने रखा वो क्या कहलाएगा? केंद्र सरकार का। अब केंद्र सरकार ने राज्यों में कोई योजना चलाई तो वो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के व्यय हो जाएंगे। तो इस तरीके से व्यय को भी हम दो भागों में समझते हैं, केंद्र सरकार के व्यय और राज्य सरकार के व्यय। ठीक, उम्मीद है यहां तक की बात है आप सबके समझ में आ चुकी होंगी। अब राजस्व आय का मतलब क्या है? ऐसी आय जो आती रहती है ना, रुक रुक कर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। और पूंजीगत आय किसे कहते हैं? जो केवल एक बार प्राप्त होती है। राजस्व आय बार बार हमें प्राप्त होते रहती है। ठीक है, अब राजस्व आय में देखो दो तरीके की आय होती है। राजस्व आय एक होती है इसमें कर आय, कर से जो आय हो रही है, और दूसरी होती है गैर कर आय, गैर कर आय। अब देखो, कर से जो हमें आय होगी एक ही बार मिलेगा या मिलते रहेगा? कर से हमें जो आय होगी वो मिलते रहेगी, हर साल टैक्स लगते रहेगा, उसमें से इनकम आते रहेगी, है ना। या फिर किसी को अब हेलमेट नहीं पहनने का ट्रैफिक वाले जो चालान काटते हैं वो एक ही दिन थोड़ी काटते हैं, जब जरूरत लगी कि भाई पैसे थोड़ा कम हो रहा है तो तुरंत फिर चालान काटने खड़े हो जाओ, है ना। तो उससे आय उनकी होते रहेगी। तो ऐसी आय को हम क्या कहते हैं? जो राजस्व आय कहते हैं, जो कि हमें मिलते रहती है। कर आय, जो कर से आय प्राप्त हो रही है वो हमारी राजस्व आय कहलाती है। इसमें देखो कर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर।
इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये सब लोगों ने जाना ही सुना ही होगा नाम कि प्रत्यक्ष कर, जो ऐसे कर जो कि जिस पर लगाए जाते हैं उसी को पे करने होते हैं, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर कैसे कहते हैं? ऐसे कर जो लगाए किसी और पर जाते हैं और पे कोई और करता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्लियर? अब गैर कर आय में क्या आता है? देखो, गैर कर आय में एक तो होते हैं कंपनियों के लाभांश, एक होता है कंपनियों के, जो सरकारी कंपनियां है ना, कंपनियों के लाभांश है। अब वो जब काम करेंगे तो उसमें से गवर्नमेंट को भी क्या देंगे? लाभांश में हिस्सा देंगे। कंपनियों के लाभांश, उनको जो लाभ होगा उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी मिलते रहेगा। ठीक है, लाभांश, कंपनियों के लाभांश हो गए। दूसरा होते हैं ब्याज। अब सरकार ने कहीं पर अपना पैसा लगा रखा है तो उसमें से सरकार को ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा तो उसे, हाँ नहीं, जीएसटी अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। हमारे को, हमें नहीं लगता वो किसी और पर, जिसने प्रोडक्ट बनाया उस पर लगा रहता है और पे हम करते हैं। समझ आया? जीएसटी कैसा होता है? जीएसटी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए उन पर लगा, उनने इकट्ठा पे कर दिया, उनने उसको लगा करके सामान में लगा करके हमें दे दिया। अब हम खरीद रहे हैं, उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो हम ही पर लगेगा, हम ही पे करेंगे, जिस पर लगेगा वही पे करेगा, उसे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। समझ आया? चलिए इस पर आगे बात करते हैं। तो कर आय और गैर कर आय, ये दो तरीके की राजस्व आय होती है। कर आय में एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर। गैर कर में क्या होता है? जैसे कंपनियों के लाभांश, कंपनियों को जो लाभ प्राप्त होगा उसमें से सरकार को हिस्सा मिलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? ब्याज। सरकार ने अपना पैसा कहीं पर लगा रखा है, उसमें से उसको ब्याज हर साल मिलता जा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? गैर कर आय। कर नहीं है लेकिन राजस्व है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है पूंजीगत आय। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी होती है? इसमें भी दो प्रकार की आय होती है। एक होती है कर्ज आय, कर्ज से जो आय होती है। दूसरी होती है गैर कर्ज आय, गैर कर्ज आय। अब सरकार को पैसे की जरूरत हुई, सरकार ने 1 करोड़ रुपया सीधे सीधे कर्ज ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं? कर्ज आय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्ज आय कहते हैं। अब देखो, जैसे कर्ज भी एक तो देश के अंदर कर्ज, देश से कर्ज, देश से कर्ज। अब देश से कर्ज, अगर सरकार को कहीं पर पैसे की जरूरत हो रही है तो सरकार कर्ज कहां से लेगी? सरकार को कौन देगा कर्ज? बताइए जरा। सरकार को अगर कर्ज की आवश्यकता होती है तो कहां से मिलेगा? कौन देगा? आरबीआई देगा। कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। किससे लेगी सरकार? आरबीआई से। ठीक है, अब दूसरा होता है विदेश से कर्ज, विदेशों से कर्ज, विदेशों से कर्ज। अब सरकार को कर्ज की देश में कम पड़ा कर्ज, तो अब विदेशों से ले रही है। जैसे विदेशों से कहां से लेगी? विदेशों से कर्ज सब लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, जैसे विश्व बैंक देता है ना, विश्व बैंक, बिल्कुल है ना, विश्व वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा कर्ज, है ना। विदेशों से कर्ज में जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ नाम सुना होगा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसे ही देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इससे कर्ज लेगा, है ना। और कहां से लेगा? जैसे ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक, ये ब्रिक्स बैंक। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जिनसे कर्ज ले सकते हैं। समझ में आ गया क्या? तो ये कर्ज, अब कर्ज से पैसा आएगा तो वो पूंजीगत होगा या राजस्व होगा? भाई 10 करोड़ का कर्ज सरकार ने ले लिया तो इकट्ठा पूंजी जैसी आएगी नहीं, वो बार बार थोड़ी आएगा, इकट्ठा एक साथ आएगा। जहां से कर्ज लिया वहां से एक साथ वो पैसा आएगा, तो उसे कहते हैं पूंजीगत आय। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट उसे कहा जाता है। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में
आनी चाहिए। अब गैर कर्ज क्या होता है, देखो एक तो कर्ज से आय है, एक गैर कर्ज है। गैर कर्ज क्या होता है, जैसे विनिवेश कर दिया सरकार ने, क्या कर दिया, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश करने से आय हुई। ठीक है, एक तो विनिवेश से आय होगी सरकार की, और कहां से हो सकती है, किसी को कर्ज दिया था वो वापस हो गया, कर्ज वापसी, कर्ज वापसी से आय हुई। अब देखो एक हुई विनिवेश से आय और दूसरी हुई कर्ज वापसी। सरकार ने किसी को कर्ज दिया था, वो कर्ज उसको वापस मिल गया, उससे सरकार की आय हो रही है, इसे कहते हैं गैर कर्ज आय। ठीक है, गैर कर्ज आय। अब पूंजीगत आय दो प्रकार से हो रही है, एक कर्ज आय, एक गैर कर्ज आय। कर्ज लिया सरकार ने देश में आरबीआई से, तो वो पूंजीगत आय होगी। विदेशों से लिया, जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या फिर ब्रिक्स बैंक से, तो ये सारी आय सरकार की क्या कहलाएगी, कर्ज आय। अब आता है गैर कर्ज आय। गैर कर्ज आय में जैसे विनिवेश कर दिया, विनिवेश समझते हो क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हो क्या सब, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, जैसे सरकार ने कोई एक कंपनी खरीद ली है ना, कोई कंपनी है उसे सरकार ने खरीद लिया, तो सरकार ने उस पर पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, सरकार ने कोई कंपनी परचेज कर ली, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उससे क्या होगा, सरकार को इनकम मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश। ठीक है, लेकिन अब सरकार के पास कई बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार ने क्या किया, किसी कंपनी को बेच दिया। कोई कंपनी है सरकार की जिससे सरकार को इनकम होती है, उस कंपनी को सरकार ने बेच दिया, उसे क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज खरीदी तो उसे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज सरकार ने बेच दी जिससे सरकार को फायदा हो रहा था, पैसा मिल रहा था, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बात समझ में आई, तो उसे विनिवेश कहते हैं। तो जब सरकार अगर इकट्ठे, सरकार ने कोई कंपनी बेच दी, 10 करोड़ में कोई कंपनी बेच दी, तो उसको 10 करोड़ रुपया कैसी आई हुई, वो पूंजीगत आई हुई। ठीक है, पूंजीगत आई हुई, लेकिन उसे गैर कर्ज आय कहेंगे। कर्ज नहीं लिया सरकार ने, गैर कर्ज हुआ, पूंजी मिली सरकार को लेकिन वो गैर कर्ज हुआ। यहां तक की बातें सारी क्लियर है क्या, सारे पॉइंट यहां तक के क्लियर हैं? कौन सा पॉइंट किस में आएगा ये पता होना चाहिए। पूछा जाएगा कि जैसे वर्ल्ड बैंक से सरकार जो पैसा लेती है वो किस आय के अंतर्गत आता है, कर आय, गैर कर आय, कर्ज आय या गैर कर्ज आय। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। कर्ज ले रही है तो क्या होगा, कर्ज आय होगी। ठीक है, तो प्रयास किया मैंने इसको समझाने का, अब आप लोग थोड़ा सा इसके लिए खुद भी पढ़ोगे तभी समझना अच्छे से। ठीक है, सार्वजनिक आय दो प्रकार की है, एक राजस्व आय, दूसरी पूंजीगत आय। दो प्रकार की सार्वजनिक आय होती है। राजस्व आय दो तरीके की है, एक कर आय, दूसरा गैर कर आय। पूंजीगत आय भी दो तरीके की है, एक कर्ज आय, दूसरा गैर कर्ज आय। ठीक है, कर आय में क्या क्या है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। गैर कर आय में एक तो कंपनियों से जो लाभांश मिलता है, दूसरा ब्याज, सरकार ने कोई लोन दे रखा है उससे ब्याज मिल रहा है। ये तो हो गए राजस्व आय में। पूंजीगत आय में देखो एक कर्ज आय है, गैर कर्ज आय। कर्ज आय में क्या है, जैसे देश के अंदर सरकार ने कर्ज लिया तो उसे कर्ज आय कहेंगे, विदेशों से कर्ज लिया तो उसे कर्ज आय में रखेंगे। गैर कर्ज में क्या है, विनिवेश से आय। अब ये सारे पॉइंट शब्द जो नहीं समझ आ रहे तो पूछ लो अभी। विनिवेश से आय और कर्ज वापसी, सरकार ने किसी को कर्ज दिया था, माना 5 करोड़ रुपया किसी को कर्ज दिया था, वो वापसी आ गया, तो उससे आय जो हुई उसे क्या कहेंगे, उसे गैर कर्ज आय के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर किसी भी शब्द में अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लो। ठीक है, और फिर हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। यही है मेन समझने वाला इधर वाला पोर्शन है, ये तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब केंद्र सरकार के खर्चे कौन से होते हैं उनको समझो। केंद्र सरकार कहां कहां पर अपना खर्चा करती है भाई। केंद्र सरकार सबसे पहली चीज क्या करेगी, वेतन देगी। जिन लोगों को उसने काम पर रखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, उन सबको वेतन देगी। नंबर 1 वेतन। ठीक है, वेतन पर खर्चा होगा केंद्र सरकार का।
और दूसरा, केंद्र सरकार के अंतर्गत जिनने काम किया था उनको पेंशन भी देगी। वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ये खर्चा सरकार को देना है। अब देखो, रक्षा बजट आपने सबने सुना होगा, रक्षा पर खर्च करती है ना। करोड़ों रुपया जो है रक्षा पर लगता है। रक्षा से संबंधित, जैसे वहां पर सेना फोर्स लगी हुई है सभी बॉर्डरों पर, तो उनका खर्चा हो गया है ना। और उसके अलावा उनके लिए हथियार वगैरह खरीदने होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर खरीदते हैं विदेशों से। जैसे आपने अभी फ्रांस वाला जो मामला आपने काफी हाईलाइट रहा, कोर्ट में भी मामला गया, तो इस तरीके से इनको खरीदा, जो भी चीजें जरूरत होती है रक्षा के लिए, उन सारी चीजों को खरीदा जाता है। राफेल का मामला सबने सुना ही होगा, है ना। तो इसके अतिरिक्त सरकार क्या करती है, पेंशन देती है, और क्या करेगी, सब्सिडी देती है। देखो, सब्सिडी भी देती है सरकार, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं इनको, सब्सिडी कई चीजों में। जैसे सब्सिडी, आपने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही थी, है ना। पहले मिलती थी कुछ समय पर, जो भी था वो कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, वो सब्सिडी हो गया, है ना। इस तरीके से। और जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह दी जाती है, तो पेंशन के अंतर्गत ये सब आ गया, है ना। और भी सब्सिडियां, जैसे अन्य कोई चीजें खरीदी जाती हैं, किसानों को सब्सिडी दी जाती है कई चीजों में, है ना। यूरिया वगैरह खरीदते हैं तो उन पर सब्सिडी मिलती है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिस पर सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी का खर्चा सरकार को अपनी तरफ से देना पड़ता है। सब्सिडी का मतलब क्या है कि उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो माना किसी चीज की 100 रुपये प्राइस है, सरकार उनको 50 रुपये में उपलब्ध करा रही है किसी वर्ग विशेष को, और फिर 50 रुपया सरकार अपनी तरफ से उसका पेमेंट कर रही है, तो उसे कहा जाता है सब्सिडी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब्सिडी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो वेतन देती है सरकार, पेंशन देती है, रक्षा खर्चा है, सब्सिडी। एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार का ब्याज में जाता है। ब्याज, सरकार ने जो लोन ले रखे हैं विदेशों से या देश में, जो भी ऋण ले रखा है सरकार ने, उस ऋण का सरकार को ब्याज देना पड़ता है। हर साल का लाखों करोड़ों रुपए में ब्याज सरकार को चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा खर्चा सरकार का माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा योजनाओं पर व्यय होता है। सरकार जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, योजनाओं पर व्यय, योजनाओं पर व्यय। ठीक है, सरकार अपनी योजनाएं बनाती है कि 5 साल में जो जो काम किया जाएगा उस पर सरकार को व्यय करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो ये भी इसी के केंद्र सरकार के व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब केंद्र सरकार का जो खर्चा है वो राज्यों के लिए क्या खर्चा होता है उसको समझना। राज्यों के लिए एक तो कर में राज्यों का भी हिस्सा होता है, कर व शुल्क में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है, राज्यों का हिस्सा। जैसे कर लिया सरकार ने, कोई टैक्स जो भी कर वसूला, तो उसमें से उस कर का कुछ हिस्सा राज्यों को भी देना पड़ता है। कर का बंटवारा होता है, कुछ केंद्र का कर होता है, कुछ राज्यों का होता है। ठीक है, तो कर व शुल्क में एक तो राज्यों का हिस्सा होता है, वो पे करना पड़ता है। दूसरा, वित्त आयोग बनाया गया है। वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को हिस्सा। वित्त आयोग क्या करता है, देखो, केंद्र राज्य के बीच जो करों का जो बंटवारा होता है वो सब करने का काम किसका है, वित्त आयोग का। या अन्य तरह से भी अगर राज्यों को आवश्यकता होती है तो वो भी दी जाती है। इसके अलावा राज्यों को और क्या दिया जाता है, राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है, राज्यों को अनुदान में भी पैसा दिया जाता है। इस तरीके से केंद्र राज्यों के लिए खर्चा करती है। तो ये सब सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक व्यय, एक तो केंद्र सरकार के व्यय, दूसरा राज्य सरकार के व्यय। ये सब केंद्र के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, रक्षा व्यय किया जा रहा है, सब्सिडी पर खर्चा किया जा रहा है, ब्याज पर खर्चा हो रहा है, योजनाओं पर व्यय हो रहा है। ठीक है, और यहाँ राज्यों के लिए कर व शुल्क में उनको हिस्सा दिया जा रहा है। वित्त आयोग द्वारा राज्यों को हिस्सा दिया जा रहा है और राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, कई बार राज्यों को, जैसे कहीं पर कोई आपदा आ गई तो केंद्र क्या करेगा, अनुदान दे देगा कि भाई इतने करोड़ रुपए वहां पर चीजों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से बजट के 2 पोर्शन हो गए, एक सार्वजनिक आय और एक सार्वजनिक व्यय। क्या आप लोगों को ये बजट वाला पोर्शन इतना समझ में आया या नहीं आया, बताइए, बताओ तो एक बार।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बजट। दो भाग हैं, एक सार्वजनिक आय है, एक सार्वजनिक व्यय। इसके अंतर को ही बजट कहा जाता है। सार्वजनिक आय और व्यय के अंतर को बजट कहते हैं। अब इसमें जितनी इनकम हो रही है और यहां जितना खर्चा हो रहा है, उसका जो अंतर होगा उसी को बजट कहते हैं। मतलब साल भर में इस पोर्शन से जितनी सरकार की कमाई होगी और इस पोर्शन में जितना सरकार का खर्चा हो जाएगा, उसके अंतर को बजट कहा जाता है। ठीक है, तो ये है बजट का मामला। अगर कहीं पर कुछ पूछ रहे हैं, कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लो आप लोग। अगर कहीं पर कुछ परेशानी लग रही है समझने में तो पूछ लो, नहीं तो एक एक शब्द मैंने आपको उनको अच्छे से समझा दिया है कि सार्वजनिक आय दो तरीके की होती है, एक राजस्व आय, एक पूंजीगत आय। और सार्वजनिक व्यय भी दो तरीके के होते हैं, एक केंद्र सरकार के व्यय, दूसरा राज्य सरकार के व्यय। अब राजस्व आय का मतलब है जो रुक रुक कर आय आते रहती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, उसे राजस्व आय कहते हैं। और राजस्व व्यय, पूंजीगत आय का मतलब क्या है? पूंजीगत आय का मतलब है ऐसी आय जो एक साथ आती है, इकट्ठे आती है, उसे पूंजीगत आय। राजस्व आय दो तरीके की, एक कर आय, दूसरा गैर कर आय। कर आय में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, कर हो गए। गैर कर में कंपनियों से लाभांश मिला और ब्याज मिला, वो गैर कर आय होगी। ठीक है, पूंजीगत आय भी दो तरीके की है, एक कर्ज आय, एक गैर कर्ज। कर्ज कहां से लेंगे? एक देश के अंदर कर्ज ले सकती है सरकार, एक विदेशों से कर्ज ले सकती है, तो ये कर्ज आय होगी। ठीक है, कर्ज आय। और गैर कर्ज का काहे से मिलेगा? एक तो विनिवेश से सरकार को मिल सकता है, दूसरा कर्ज वापसी, किसी को कर्ज दिया था उसकी वापसी होगी। तो ये इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब सार्वजनिक व्यय में केंद्र सरकार के व्यय और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के व्यय किसमें? वेतन, पेंशन, रक्षा, सब्सिडी, ब्याज, योजनाओं पर व्यय, ये पूरा खर्चा केंद्र सरकार को पे करना पड़ता है। अब राज्यों को भी देना पड़ता है, कर व शुल्क में हिस्सा देना पड़ता है, और वित्त आयोग भी राज्यों को देता है। ठीक है, और उसके अलावा राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्य सरकार के व्यय भी केंद्र को देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है बजट का पूरा स्ट्रक्चर। इसको जल्दी से आप लोग बनाओ और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं।